हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पंचायती राज का पार्ट 3, जिसके तहत हम लोगों ने बात किया था पेशा अधिनियम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह हर एग्जाम में पूछता हुआ आया है। पिछले साल के जितने भी यूपीएससी के पेपर हुए हैं उसे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से या तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है या फिर मेंस में लिखने के लिए आता है। तो बी केयरफुल होकर चीजें आप लोग सही तरीके से समझिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का नाम है दबाव समूह। दबाव समूह, इसके नाम से ही आप लोगों को लग रहा है कि यह एक ऐसा समूह होगा जो किसी एक का प्रतिनिधित्व करेगा या किसी के कार्य के बारे में बात करेगा। सबसे पहले देखेंगे कि दबाव समूह शब्द का उद्भव कहां हुआ, तो यूएसए में हुआ। दबाव समूह शब्द का उद्भव कहां हुआ था? यूएसए। ये पूछता है प्रीलिम्स में कि दबाव समूह शब्द का उद्भव कहां हुआ था, तो सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में दबाव समूह की क्या स्थिति है। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दबाव समूह सबसे पहले यूएसए में लाया गया था। बात करेंगे, देखिए मैं इसकी बेसिक चीजें नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि सारी चीजें वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को नया लगेगा, समझने में ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आइए बात करते हैं भारत में दबाव समूह। भारत में दबाव समूह, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यह दबाव समूह का आशय ही है कि ऐसा समूह जो किसी कार्य विशेष को करवाने के लिए प्रेशर देता हो या फिर किसी के अंडर में कार्य कर रहा हो, तो वह दबाव समूह कहलाता है। तो जो पहला दबाव समूह है व्यवसाय समूह। व्यवसाय समूह, इसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे उसे करवाने के लिए दबाव समूह कौन सा हमारा कार्य करता है? व्यवसाय समूह। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। व्यापार संघ। व्यापार संघ, इसमें क्या है, कुछ पॉइंट है उसे हम लोग लिखेंगे। औद्योगिक श्रमिकों की मांग उठाई जाती है, इसमें बात करूंगा सही तरीके से। औद्योगिक श्रमिकों की मांग उठाई जाती है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो व्यापार संघ है यह एक तरह से इंडस्ट्री का क्या होता है? संघ होता है, यूनियन होता है। उसके तहत क्या किया जाता है, जितनी भी कंपनियां हैं उनसे संबंधित जितनी भी डिमांडें होती हैं उसकी बातें उठाई जाती है और उसे पूरे करवाने की कोशिश की जाती है। तो इसके तहत काफी सारी आपकी एजेंसियां हैं। तो उन एजेंसियों में जो सबसे पहली एजेंसी है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे दूसरी, दो एजेंसियां हैं, फिर चले जाएंगे हम लोग भारत में अन्य दबाव समूहों के बारे में बात करेंगे। आइए, जो पहली एजेंसी है कौन सी है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? फिक्की। FICCI। मैंने इंग्लिश में इसे क्यों लिखा? क्योंकि आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि फिक्की क्या होता है। हमेशा पूछता है आप लोगों से फिक्की के बारे में, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे। इसमें क्या होता है, ये काफी सारी एजेंसियां शामिल होती हैं। फिक्की के तहत काफी सारी एजेंसियां शामिल की जाती हैं। लिखेंगे कौन कौन सी? इंडियन मर्चेंट ऑफ मुंबई। इंडियन मर्चेंट ऑफ मुंबई। इंडियन मर्चेंट ऑफ इंडियन मर्चेंट ऑफ
चैम्बर्स ऑफ कोलकाता, चैम्बर्स ऑफ कोलकाता, ठीक है, दो हो गई। उसके बाद एक और जुड़ती है, साउथ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, साउथ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, तीन एजेंसियां हैं जो फिक्की के तहत कार्य करती हैं, फिक्की के अंडर में यह कार्य करती है, मर्चेंट से संबंधित है। तो इसका आशय आप लोग ऐसे लगा सकते हैं कि इसमें जितने भी शहरों के नाम आप लोग देख रहे होंगे, पहले में किसका नाम आ रहा है, मुंबई का, दूसरे में किसका नाम आ रहा है, कोलकाता का, तीसरे में किसका नाम आ रहा है, चेन्नई का। तो ये तीनों जो हमारे क्या नाम से सिटी हैं, ये तीन के तीनों हमारे सागर से सटे हुए हैं। तो इसमें सागर के बारे में बात की जाती है, क्योंकि मर्चेंट के बारे में बात की गई। तो फिक्की एक तरह से समुद्री सेवाओं के लिए क्या किया गया है, गठित किया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे सही तरीके से समझ गए होंगे। इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो सही तरीके से मैं बोलता हूं, उसे आप लोग हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकेंड की। ये तो फिक्की के बारे में हम लोगों ने बात की। तो इसका जो सेकेंड है वह कौन सा है, एसोसिएटेड चैम्बर्स। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं क्योंकि आप लोग भी परेशान होंगे। क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। हिंदी इसकी लिखने में यही प्रॉब्लम होती है, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसोचैम। एसोचैम के तहत हम लोग देखेंगे कार्य क्या किया जाता है। तो विदेशी ब्रिटिश पूंजी का प्रतिनिधित्व, विदेशी ब्रिटिश पूंजी का प्रतिनिधित्व किया जाता है, किसके तहत, एसोचैम के तहत। विदेशी ब्रिटिश पूंजी मतलब विदेश से जो आती है हमारी जो इनकम होती है हमारी, एक तरह से अगर कह लें कि जो विदेश नीति के तहत, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे विदेश नीति भी, तो उसमें भी यह बात आएगी कि विदेशों में जो ब्रिटिश से पूंजी आती है उस पूंजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसोचैम की स्थापना की गई है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत का पहला श्रम संघ कौन सा था, ठीक है, क्योंकि दबाव समूह के बारे में बात हो रही है। तो दबाव समूह के तहत ये सारे फैक्ट लिखना जरूरी है। मैं आप लोगों को फिर से विदित करा दूं कि ये हमारा जो पीएससी है उसके मेंस में यहाँ से रिटन एग्जाम में लिखने के लिए चीजें आती हैं। तो आप लोग इसे एकदम बी केयरफुल सही तरीके से देखिएगा और वीडियो को देखकर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए, भारत का पहला श्रम संघ कौन सा था। भारत का पहला क्या, श्रम संघ। भारत के पहले श्रम संघ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां कौन सा था हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1920 में। तो भारत का पहला श्रम संघ पूछता है हमेशा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, फिर मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई नहीं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1920 में। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया कि भारत का जो पहला श्रम संघ था वह कौन सा था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इसकी स्थापना कब की गई, 1920 में। सेकंड पॉइंट इसका देखेंगे कौन सा है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय
इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, जो हमारे भारत का पहला श्रम संघ था। ठीक है, श्रम संघ का मतलब है कि हमारा जो मजदूर वगैरह होते हैं या फिर कोई ऐसी संस्था जिसके तहत कार्य करवाया जाता है, श्रम किया जाता है, उसका एक संघ, एक यूनियन बनाया गया सारे संघों को मिलाकर कि अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले किसे दी जाएगी? श्रम संघ को, कि श्रम संघ इसे या फिर दबाव समूह के रूप में कार्य करके इसका निर्वहन करे, या फिर यह सरकार से डायरेक्ट बात करके हमारी मांगों को पूरी करवाए, या फिर हमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। तो उसके लिए भारत का पहला श्रम संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। अब बात करेंगे इसके बाद किसके बारे में? दूसरा जो था, इसी के तहत एक आता है कौन सा? हिंदू मजदूर सभा। हिंदू मजदूर सभा। तो ये जो हमारा भारत का पहला श्रम संघ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा वह कौन सा है? हिंदू मजदूर सभा। तो ये भारत के श्रम संघ है। कौन कौन से? पहला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेकंड वाला हिंदू मजदूर सभा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सही तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे खेतिहर समूह के बारे में, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है हर एग्जाम में। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। नोट डाउन करिए आप लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूं लिख चुके होंगे। देखिए, मैं चीजें तुरंत क्यों रफ करता हूं, जिससे कि जिस टॉपिक के बारे में बात करूं वो पूरी तरह से व्हाइट बोर्ड पे आ जाए, इसलिए मैंने इसे रफ करता रहता हूं मैं बार बार। ठीक है, आइए देखते हैं खेतिहर समूह। खेतिहर समूह का आशय यह है कि फार्मिंग, किसानों से संबंधित एक ऐसा समूह बनाया जाएगा, काफी सारे किसानों का, जो किसानों की मांगों को क्या करेगा? सरकार तक पहुंचाएगा, इनकी डिमांडों को रखेगा और मांगे पूरी करवाने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरह से दबाव समूह ही है। दबाव समूह का आशय ही है, मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, कि किसी विशेष कार्य के लिए किसी समूह का गठन करना और उसे पूरा करवाना, तो वह दबाव समूह के अंतर्गत ही आता है। जिस तरह से एक यूनियन होता है, संघ होता है, तो उसी तरह से दबाव समूह कार्य करता है। और खेतिहर समूह का आशय यह है कि जो खेती और किसानी करने वाले लोग हैं, फार्मिंग करने वाले हमारे किसान हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो इसका जो पहला पॉइंट है हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट है भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। और इसकी स्थापना कब की गई? 1978 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह इसके सदस्य या अध्यक्ष थे। देखिए, खेतिहर समूहों के तहत जो दबाव समूह बनाए गए हैं, उन दबाव समूहों के बारे में बात की जा रही है कि पहला दबाव समूह खेतिहर समूह का कौन सा था? भारतीय किसान यूनियन, जो 1978 में बनाया गया था चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में। सेकेंड वाला समूह कौन सा आता है हमारा, उसे भी देखते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा। इसका गठन कब किया गया? 11 अप्रैल 1936 को। 1936 को। इसके सदस्य कौन से थे? तो स्वामी सहयानंद सरस्वती। स्वामी सहयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती मत सोचिएगा आप लोग, ये सहयानंद सरस्वती थे, जो ऑल इंडिया किसान महासभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। 11 अप्रैल 1936 में इस यूनियन का गठन किया गया था। उसके बाद बात करेंगे, खेतिहर समूह हो गया। खेतिहर समूह के बाद आता है पेशेवर समितियां। पेशेवर समितियां। देखिए, मैं नंबरिंग नहीं करता क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
तो आप लोग इसे अपने से जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो एक एक पॉइंट की नंबरिंग करके लिखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करके नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूँ, जिससे कि वीडियो भी बड़ा ना हो और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिल जाए। आप सबको पता भी है ये जो चीजें मैं बताता हूँ, एम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और खुद के बनाए नोट्स पिछले साल के पेपर के आधार पर, इन तीनों को मिक्स करके मैं बनाता हूँ और उसी से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं पेशेवर समितियां। पेशेवर समितियां, देखिए पेशा कहते किसे हैं? जैसे कोई भी कार्य आप कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट कर रहे हो तो आपका विद्यार्थी जीवन एक पेशा है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई अध्यापक है तो शिक्षण कार्य उसका पेशा है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी करना, मतलब कि मेडिसिन वगैरह देना और एक तरह से सर्जन के रूप में कार्य करना उसका पेशा है। अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकारिता करना उसका पेशा है। तो इन सब का अपना अपना दबाव समूह बनाया जाता है अलग अलग, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भाषा में इसे समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर जो कार्य कर रहा है, जिस पर उसका जीवन यापन हो रहा है, वह उसका पेशा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो ये आपका पेशा है बिजनेस। आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनना या वो कार्य करना डॉक्टरी वाला, वो आपका क्या है? पेशा हो गया। अगर आप स्टूडेंट हो, मैंने बताया कि शिक्षण करना, पढ़ना आप लोगों का क्या है? एक तरह से पेशा है। कोई अध्यापक है, पढ़ाना उसका पेशा है, ठीक है। किसान है, अगर वह किसानी कर रहा है तो वह किसानी फार्मिंग करना उसका एक तरह से पेशा है, ठीक है। तो पेशा आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो पेशेवर समितियों के तहत हम लोग सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखेंगे। पत्रकार, अध्यापक, छात्र या फिर डॉक्टर आदि, मतलब इन लोगों का अपना अपना अलग से क्या होता है? एक समूह बनाया जाता है अपने क्राइटेरिया का, अपने एरिया के अंतर्गत, ठीक है। तो पेशेवर समितियां भी हमारी हो गई। अब बात करेंगे छात्र संगठन, इंपॉर्टेंट है। छात्र संगठन के तहत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, सबको हम लोग लिखेंगे। शुरू करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एबीवीपी, इसका गठन कब किया गया? तो गठन इसका किया गया था 9 जुलाई, कब? 1949 को। और इसके जो अध्यक्ष थे, अगर एक तरह से देखें तो इसी के तहत क्या होता है? स्थापना किसकी की जाती है? आरएसएस के तहत इसकी स्थापना की गई थी, एबीवीपी की, 9 जुलाई 1949 को। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकेंड आता है छात्रों का संगठन है। जो छात्रों का संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, और इसकी स्थापना 12 अगस्त 1936 को की गई। 12 अगस्त 1936 को की गई। और यह संगठन कैसा था? तो यह वामपंथी दल का संगठन था, या फिर लिख सकते हैं वामपंथी संगठन। देखिए, आप लोगों ने देखा कि एबीवीपी की स्थापना किसने करवाई? आरएसएस ने, जो आरएसएस के तहत कार्य करता था। उसके बाद वामपंथी संगठन ने क्या किया? ये 1949 में था। 1936 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना वामपंथी संगठन ने करवाया था। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, कौन किससे जुड़ा है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के तहत हमारा कौन सा संगठन आता है? नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ, यार इंग्लिश आती है, इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 9 अप्रैल 1971 को। 9 अप्रैल 1971 को। और इसकी स्थापना किसके तहत करवाई गई थी? तो इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। किसकी स्थापना? नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, और स्थापना हुई 9 अप्रैल 1971 को। बात करेंगे चौथे पॉइंट की, नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया।
वो अलग से ही बनाया गया था। नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें डिफरेंट क्या है, सही तरीके से देखेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे इंदिरा गांधी ने स्थापित करवाया, लेकिन यह एक लास्ट में बनाया गया नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो यह केवल स्टूडेंटों के बारे में बात करता है भारत के। तो छात्र संगठन हो गया, खेतिहर समूह हो गया, पेशेवर समितियां हो गई। छात्र संगठन एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। एबीवीपी की स्थापना 9 जुलाई 1949 को आरएसएस द्वारा करवाई गई और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की 12 अगस्त 1936 को वामपंथी संगठन ने करवाया, ठीक है। फिर बात करते हैं नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, ठीक है। फिर बात आती है नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये 4 संगठन हैं जो छात्रों से संबंधित है, छात्र संगठन के तहत, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे धार्मिक संगठन कौन कौन से हैं। अब यहाँ भी आप लोगों को आरएसएस का नाम आएगा और काफी सारे मुस्लिम संगठन का नाम आएगा, तो वो सब सही तरीके से आप लोग देखेंगे। आइए करते हैं बात इसके बारे में। धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 6वां संगठन होगा। स्टार्टिंग से जब से हम लोग इसे देख रहे हैं, ये हमारा 6ठा संगठन होगा। तो धार्मिक संगठन के तहत जो हमारा पहला पॉइंट आएगा, पहला संगठन कौन सा है, आरएसएस। आरएसएस 27 सितंबर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल जिसे बोलते हैं आरएसएस, इसकी स्थापना कब की गई, 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर 1925। और इसी ने क्या किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सॉरी माफ करिएगा, आरएसएस ने ही एबीवीपी की स्थापना की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, जो हम लोगों ने भी देखा था छात्र संगठन के तहत आता था। तो ये धार्मिक संगठन है आरएसएस, 27 सितंबर 1925 में। कब, इसके बाद बात करेंगे कहां हुआ था, नागपुर में। नागपुर में इसकी स्थापना की गई, किसके तहत, डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार। वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब याद करने में टाइम मत वेस्ट करिएगा, ये नहीं पूछता, ये मैं यूपीएससी के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ लीजिए कि आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बालीराव हेडगेवार के तहत की गई थी, इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। सेकेंड पॉइंट आता है धार्मिक संगठन का। तो सेकेंड पॉइंट कौन सा है, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विहिप, ठीक है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1946। 29 अगस्त 1964, माफ करिएगा 1964 को नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया और इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे, तो हम लोग लिखेंगे एमएस गोलवाकर, एमएस गोलवाकर, एसएस आप्टे, एसएस आप्टे, उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद। इनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा तो उसमें भी यह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे वेल प्रिपेयर होकर चीजें नोट डाउन करिएगा, नोट्स अच्छे तरीके से मेंटेन करिएगा। बात करते हैं तीसरे संगठन की, तो जमात ए इस्लामी। जमात ए इस्लामी और इसकी स्थापना कब हुई, 1941 में। किसके द्वारा, अबू अला मोदूदी, बहुत अजीब नाम है, अबू सॉरी अला मोदूदी सॉरी
जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में अबू अला मौदूदी के तहत की गई। इसे देखकर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि यह एक इस्लामिक संगठन था जिसकी स्थापना 1941 में अबू अला मौदूदी की अध्यक्षता में की गई थी, जमात इस्लामी। अगले पॉइंट की बात करेंगे, चौथा है इत्तेहाद उल मुसलमीन। कौन सा है? इत्तेहाद उल मुसलमीन, मुसलमान नहीं है, मुसलमीन है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्या है? एक तरह से धार्मिक संगठन है, किसका? मुस्लिम भाइयों का है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग सही तरीके से याद रखेंगे। पांचवा बात करते हैं, पांचवें पॉइंट में बात की गई एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। एंग्लो इंडियन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। देखिए धार्मिक संगठन है, धार्मिक संगठन के तहत हम लोग अब इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा आरएसएस है यह पूरी तरह से हिंदू संगठन के नाम से आज के जमाने में भी जाना जा रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में नागपुर में की गई, केशव बालीराम हेडगेवार के तहत की गई थी। फिर उसके बाद बात आती है विश्व हिंदू परिषद, विहिप की। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 को नई दिल्ली में एमएस गोलवाकर की अध्यक्षता में तथा एसएस आपटे, स्वामी चिन्मयानंद, 3 लोग का नाम इससे जुड़ा हुआ है। किसका? विश्व हिंदू परिषद के तहत 3 लोग जुड़े हुए हैं, एमएस गोलवाकर, एसएस आपटे और स्वामी चिन्मयानंद। तो ये हिंदू संगठन हो गए। उसके बाद बात करते हैं जमात इस्लामी। 1941 में किया गया, यह एक मुस्लिम संगठन है और इसके जो अध्यक्ष थे अबू अला मौदूदी। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 में हुई, इसके अध्यक्ष थे अबू अला मौदूदी, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है जो 4th पॉइंट पर इत्तेहाद उल मुसलमीन। यह भी क्या है? मुस्लिम भाइयों का ही संगठन है और इसकी स्थापना का समय और इसके अध्यक्ष के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। तो एक तरह से यह मुस्लिम संगठन है बस। उसके बाद बात करते हैं एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज, पुरुष वर्ग के पूर्वज जो हैं वो कहाँ के हैं? यूरोप के रहे हों और भारत में आकर स्थायी तौर पर बस गए हों और इनसे उत्पत्ति, जिस संतान की उत्पत्ति होती है उनकी तथा वो एंग्लो इंडियन बोले जाते हैं कि वो आधे तौर पर क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं, फिर उसके बाद भारतीय होते हैं, तो उन्हें एंग्लो इंडियन नाम दिया गया। उनके लिए भी एक एसोसिएशन की स्थापना की गई है जो स्पेशली उनके लिए ही बनाया गया, एंग्लो इंडियन के लिए ही यह समिति बनाई गई है। तो यहाँ कहां से थी? धार्मिक संगठन के तहत। सब दबाव समूह ही है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। ये 6 हो गए हमारे धार्मिक संगठन। तक हम लोगों ने 6 संगठन देख लिया था। अब हम लोग बात करेंगे 7वें संगठन की। 7वां संगठन जातीय समूह। जातीय समूह, जातीय समूह लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे संगठन जो स्पेसिफिक कास्ट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू में काफी सारी कास्ट हैं, उनका अपना अलग अलग, या मुस्लिम में भी अपने कास्ट की अलग अलग एक समूह बनाया जाए या समिति बनाई जाए जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक कास्ट का क्या करे? प्रमोशन करे या फिर उसकी बातों को आगे बढ़ाए। तो वो हमारा होता है जातीय समूह। उसके बाद बात करते हैं किसकी? आदिवासी संगठन। ये अलग से बनाया गया है, आदिवासी संगठन। ये हमारे आदिवासी संगठन जो हिंदू के तहत ही आते हैं, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन इनका संगठन अलग तरीके से बनाया गया। आदिवासी का मतलब आज से यह लगाया जाता है जो जंगलों में लोग रहते हैं या फिर आज का जो समाज है इससे काफी पीछे होते हैं। इस बारे में आदिवासी समूह के लिए क्या किया गया है? एक संगठन बनाया गया है जो दबाव समूह के रूप में कार्य करता है और अपनी मांगे पूरी करवाता है, ठीक है। दबाव समूह हम लोगों ने देखा, कौन सा? आदिवासी संगठन। उसके बाद भाषागत समूह। भाषागत समूह एक ऐसा समूह जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के तौर पर बनाया गया हो। भारत हमारा एक तरह से देखें तो यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें काफी सारे धर्म हैं, किसी एक धर्म को वरीयता यहाँ नहीं दी गई है। तो उसी तरह से काफी सारी लैंग्वेज हैं, जितने स्टेट हैं अगर आप लोग देखेंगे, एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। तो ये जो भाषा है यह पूरी तरह से भारत में क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की है। भारत हमारा एक तरह से देखें तो बहुत ही सुंदर देश है। किस हिसाब से सुंदर है
कि यहाँ पर काफी सारे आपको धर्म मिल जाएंगे, रहन सहन अलग अलग मिलेगा, लैंग्वेज अलग मिलेगी, खान पीने का मतलब सब कुछ एक तरह से नेचर ही अलग मिलेगा। बट यह पूरा एक तरह से एक राष्ट्र भारत के रूप में अद्वितीय है। आपके एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। इसी यही रीजन है जो भारत के चरित्र के बारे में कभी उंगली नहीं उठती। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने सारे धर्म हैं, आप कोई भी कंट्री देख लो, हर कंट्री में एक स्पेसिफिक कास्ट को क्या किया गया, तुम्हारी रिलीजन को प्रमोट किया गया। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां हर राज्य को उतनी ही वरीयता दी गई है। एक भारत का संविधान बनाया गया है जो सब पर बराबर लागू होता है। तो इस तरह से भारत में काफी सारी भाषाएं भी है, तो भाषाओं का भी एक अलग समूह बना दिया गया है कि जितनी लैंग्वेज है अपनी अलग अलग समूह बनाकर भी उसको दबाव समूह के रूप में अपनी डिमांड पूरी करवा सकती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर बात आती है विचारधारा आधारित समूह। ये इंपॉर्टेंट है, विचारधारा आधारित समूह। विचारधारा का मतलब यह है मेंटेलिटी या फिर अपनी थिंकिंग। इसके आधार पर काफी लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि एक दूसरे से मैच नहीं करती है, तो वो अलग अलग अपने विचारधारा से क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं अथवा समितियां बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे पहले हम लोगों ने एक देखा था चिपको आंदोलन, पेड़ काटने के लिए किया गया था, हरित क्रांति को बचाने के लिए, कि एक तरह से पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी तो वनों की जो संख्या थी वो कम हो रही थी। तो इसलिए वन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वहां की महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गई थी। मैं बात करूंगा हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तब इन सब पे सही तरीके से, कि वो जो महिलाएं थी वो पेड़ों में चिपक गई थी कि पेड़ नहीं काटने देंगे, तभी से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट ये चिपको आंदोलन विचारधारा से संबंधित है। चिपको आंदोलन कब किया गया था? 1970 में। और इसकी जो प्रमुख थी जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था उनका नाम था, वो महिला थी गौरा देवी। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। गौरा देवी चिपको आंदोलन की क्या थी? मुखिया थी। इन्होंने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक कर इसका विरोध किया था कि पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से पेड़ों की सुरक्षा की गई थी। तो दूसरा इसका आता है विचारधारा से संबंधित कौन सा है? चिपको आंदोलन हो गया। गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी पीस फाउंडेशन। ये पीस का मतलब टुकड़ा नहीं है, पीस का मतलब यहां शांति से है। ये इंग्लिश वर्ड है, गांधी पीस फाउंडेशन। मैं इंग्लिश में भी लिख देता लेकिन आप लोगों को क्या पता समझने में डिफिकल्ट हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे हिंदी में लिखा है। यह गांधी पीस फाउंडेशन है। मतलब गांधी जी की विचारधारा आप सब जानते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, तो वहां शांति हमेशा कायम रखना चाहते थे। तो उनके नाम पर गांधी पीस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना कब की गई थी? 31 जुलाई 1958। 31 जुलाई 1958, 31 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? आर दिवाकर। या फिर यह कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे शुरू में जब इसका फाउंडेशन हुआ? तो आर दिवाकर थे। चीजें एकदम बेसिक तौर पर समझते जाइएगा आप लोग। एक एक पॉइंट समझ के माइंड में सेटअप करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी आएगा उसे सॉल्व कर देंगे, वरना फिर क्वेश्चन पढ़ा हुआ लगेगा, आंसर समझ में नहीं आएगा। इसलिए बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फोकस करिएगा पढ़ाई पर। जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं तो कहूंगा हेडफोन लगा के या फिर सही तरीके से बैठ के अलग से अपने स्टडी टेबल पर सही तरीके से वीडियो देखिए, फिर वीडियो पॉज करिए, समझिए और इसे लिखिए, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। इससे आप लोगों की क्या होगी, मेंटेलिटी मजबूत होगी। बात करते हैं तीसरे की। थर्ड नंबर का जो विचारधारा आधारित समूह है वह कौन सा था? महिला अधिकार समूह है। कौन सा? महिला अधिकार समूह, ठीक है। महिला अधिकार समूह का आशय यह है कि महिलाओं, लेडीजों के लिए क्या किया गया है, उनके अधिकार को दिलाने के लिए एक समूह बनाया गया जिसे महिला अधिकार समूह बोला जाता है, जिसके तहत महिलाओं की सारी डिमांडें पूरी होती हैं और उन्हें भी एक उच्च स्तर का समझा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से आप लोग देखते आ रहे हैं कि अगर इतिहास ही उठा के हम लोग देखें तो महिलाओं की स्थिति उतनी ज्यादा नहीं थी। एक वस्तु की तरह महिलाओं को उपयोग किया जाता था बस। उसके अलावा इन्हें कोई काम और इन्हें समाज से भी दूर रखा जाता था। यहां तक कि अगर आप लोग वैदिक सभ्यता साइड में देखेंगे हिस्ट्री में, तो वहां इन्हें
वेद या फिर किसी वेद को पढ़ना या सुनना भी वर्जित था। शूद्र और महिला दोनों को वेद सुनना और पढ़ना दोनों वर्जित था, ना ये सुन सकते हैं ना पढ़ सकते, एक वस्तु की तरह ही नहीं यूज किया जाता था बस। तो इनके अधिकारों को दिलाने के लिए महिला अधिकार समूह लाए गए। आज आप लोग देख रहे होंगे महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे समूह जो आ रहे हैं, एक तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो भी आगे आए, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ठीक है, तो महिला समूह की स्थापना की गई, ये विचारधारा आधारित समूह था। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, विचारधारा आधारित समूह हो गए, 3 ही थे, सॉरी। अब बात करेंगे अगला समूह जो है विचारधारा आधारित हो गया, या 10वां था। ठीक है, जो 11वां समूह हमारा होगा कौन सा? विलोम समूह। कौन सा? विलोम समूह। यह विचारधारा आधारित नहीं है, यह समूह ही अलग से है, यह इससे संबंधित है। मैं लिखूंगा, आप लोग समझ जाएंगे इसमें विलोम समूह क्यों लिखा मैंने। तो यह है उग्रवादी। उग्रवादी समूह भी होते हैं जो असामाजिक होते हैं। ठीक है, जैसे आतंकवादी हो गए। उग्रवादी कहते किसे हैं? जो अपने ही देश के लोग होते हैं और अपनी किसी विशेष मांग को मनवाने के लिए क्या करते हैं, वो उग्रवादी हो जाते हैं। उग्रवादी का मतलब है कि वह अपने ही कंट्री को, अपने ही संपत्तियों को क्या करते हैं, देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं सरकार को, और अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि काफी सारे आप लोग सुने होंगे कि बिहार के जंगलों में कोई डकैत है, कोई डाकू है, या फिर कोई उग्रवादी है, तो वो क्या करते हैं, अपनी डिमांडें पूरी करवाने के लिए एक संगठन बनाते हैं जो क्या कहलाता है, हमारा विलोम समूह। उग्रवादी जो देश के हित के विरोध में होता है, या फिर उनकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, वो अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए करवाते हैं, या फिर अपने बेस को क्लियर करने के लिए, कुछ भी हो, लेकिन ये विलोम समूह के अंतर्गत आते हैं। जो उग्रवादी समूह के लोग होते हैं ये असामाजिक तौर पर होते हैं, समाज से मेल नहीं खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दबाव समूह में इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझना जरूरी था, मैंने आज आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए चैनल पर।